जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, उत्तराखंड का पेपर बहुत नज़दीक है, जैसा आप जानते हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का। और एक प्रयास किया जा रहा है गोयला क्लासेस की तरफ से कि आपको उत्तराखंड का जो हिस्ट्री है वो काफ़ी अच्छी लेवल की पढ़ाई जाए, राइट। क्योंकि आप जानते ही हैं लेवल काफ़ी बढ़ चुका है और ऑलरेडी गोयला क्लासेस के द्वारा उत्तराखंड का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे संबंधित वीडियो डाल दिए गए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। और आज हम उत्तराखंड का जो इतिहास है वो हम देखने वाले हैं और इसका जो दायरा रहेगा वो रहेगा पाषाण युग से आधुनिक युग तक। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, स्टोन एज से हम पढ़ेंगे आज मॉडर्न एज तक। तो आपका ये जो लेवल है ये एक पीसीएस लेवल की पढ़ाई आपको कराई जाएगी और मैं विश्वास रखता हूं जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसी में से आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे। और एक मेरा जो तजुर्बा है उस हिसाब से जो भी जटिलता होती है जब हम अजय रावत जी की बुक उठाते हैं, आप जानते ही होंगे अजय रावत जी की बुक काफ़ी प्रसिद्ध है उत्तराखंड के लिए, इतिहास के लिए खासकर। तो उनकी जो भाषा होती है काफ़ी जटिल होती है, तो उसको मैं पूरा प्रयास करेंगे कि उसको आसान किया जाए, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत होता है आपका आज का जो लेक्चर है वो है आपका इतिहास इंट्रोडक्शन पार्ट है इसका। इसका जो सोर्स है वो अजय रावत जी हैं, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर वो शुरुआत करते हैं, वो कहते हैं, एक शब्द यहां पर आप देखेंगे, एक सेकंड, एक शब्द यहां देखेंगे आप जिसे हम कहते हैं ऑटोक्थोन्स। ऑटोक्थोन्स का मतलब होता है ऐसे लोग जो बाहर से नहीं आए हैं, वहीं के हैं, यानी कि लोकल हैं, ठीक है। तो राइटर साहब बोल रहे हैं कि पहले ये माना जाता था कि उत्तराखंड के जो ऑटोक्थन्स हैं, यानी कि वहीं के रहने वाले जो लोग हैं, वो हैं आपके कोल्स। ये जो कोल्स हैं ये जो मुंडा एथनिक ग्रुप के हैं ये थे। अब निश्चिंत रहिए, ये मुंडा एथनिक ग्रुप क्या हुआ, उसमें से जो कोल्स निकल रहा है वो क्या है, वो मैं आपको भी बता देता हूं। देखिए, एक किताब है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें जो भाषाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे कि ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बतो बर्मन, द्रविडियन और इंडो आर्यन। ऐसे ये भाषाओं को 4 भागों में विभाजित किया गया और जो मैंने आपको ऑस्ट्रो एशियाटिक बताया है वहीं से ये मुंडा जो भाषा है वो उत्पन्न होती है। और मुंडा भाषा जो है उसको भारत का सबसे पुरानी भाषा का दर्जा दिया जाता है इतिहासकारों द्वारा। और ये देखिए, भाषा और संस्कृति का भी अभिन्न मिलन होता है। I mean, वो ऐसा मिलन होता है जिसको आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि भाषा संस्कृति से जुड़ी होती है। इसीलिए इसमें कहा जा रहा है कि उत्तराखंड का जब इतिहास पढ़ा जाता था पहले, तो वहां पर यह माना जाता था कि जो कोल्स हैं, जो मुंडा समूह के हैं, वो उत्तराखंड के पहले जो मानव हैं वो थे। परंतु आगे इसमें कहा जा रहा है कि जो पहले तो ये देख लीजिए, जो कोल्स हैं वो कुमाऊं में बसे हुए थे, क्योंकि द्रविडियंस ने इनको हरा दिया था। और द्रविडियंस कहाँ थे? दक्षिण भारत में। अब दक्षिण भारत में द्रविडियंस का राज था और द्रविडियंस ने क्या करा, इनको हराया, तो ये उत्तर की तरफ भागे और हिमालय के जो क्षेत्र हैं वहां पर जा बसे। तो ये कारण बताया जाता था। परंतु अब नई रिसर्च में ये आया है, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, उन्होंने अपनी नई रिसर्च में ये खोजा है कि जो हमारा कुमाऊनी क्षेत्र है, यानी कि जो हमारा उत्तराखंड है, वहां पर जो सबसे पहले मानव थे वो कोल नहीं थे। कोल से पहले भी जो आपका पाषाण काल होता है, यानी कि जो स्टोन एज होता है, वहां पर तब से लोग रहते हुए आए हैं। अब आपको पता है, जब हम प्री हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं, प्री हिस्ट्री से मेरा तात्पर्य है कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब होता है, एक सेकंड, एक होता है आपका प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब होता है यहां पर जो लेख है, राइटिंग है, उसका आविष्कार नहीं हुआ है, यानी कि जिसमें हम पाषाण युग ये सब पढ़ते हैं, स्टोन एज, वो आपका प्री हिस्ट्री में आता है। फिर आपका प्रोटो हिस्ट्री आता है। प्रोटो हिस्ट्री में क्या है, लेख आ चुकी है परंतु वो अभी तक उसको डिसाइफर्ड नहीं किया जा चुका है। डिसाइफर्ड मतलब उनको भी समझा नहीं जा चुका है। जैसे आपका हड़प्पा सभ्यता, वहां पर लेख तो मिलते हैं
परंतु वो क्या कहना चाह रहे हैं उसको अभी तक खोजा नहीं गया है। फिर आता है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब होता है यहाँ पर हमें लिखित साक्ष्य मिलता है, यानी कि यहाँ पर लेख आ चुका था, राइटिंग आ चुकी थी। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि प्री हिस्ट्री के बारे में जब हम जानते हैं, लिखित तो होता नहीं था, तो जो साक्ष्य कैसे होते थे, जैसे गुफाओं में कुछ लिखा है, चट्टानों में कुछ लिखा है, कलाकृतियां करी हुई है, तो इस तरह से हमें प्री हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाहता हूं। हम स्लाइड देख लेते हैं पहले, तब आपको और समझ में आएगा। यहां पर देखिए, इस तरह की गुफाएं आप देख रहे होंगे। ये जैसे कि मध्य प्रदेश की काफी प्रसिद्ध स्थल है भीमबेटका। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो वैश्विक स्तर पे काफी प्रसिद्ध हैं। तो वहां पर हमें इस तरह की गुफाएं दिखती हैं और इसके अंदर हमें कलाकृति दिखती है, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। तो दूसरा है ये आपका, इस तरह की चट्टानों में ये कलाकृति होती है। जैसे यहाँ पर जानवर दिख रहा है आपको, इंसान दिख रहा है। उस समय ये लोग इंसान को कैसे बनाते थे, कुछ इस तरह से बनाते थे। ये यहाँ पर मैं बना देता हूँ, इंसान को कुछ इस तरह से दर्शाते थे। तो ये कलाकृति है, तो इसको हम कहते हैं केव्स यानी कि गुफाएं। ये है रॉक आर्ट्स यानी कि चट्टानों पे कलाकृति। ये है आपका सिस्ट ब्यूरियल। देखिए पिक्चर में इसलिए दिखा रहा हूं जिससे कि आपको जो टेक्निकल शब्द होते हैं उसको समझने में आपको आसानी हो। तो ये सिस्ट ब्यूरियल मतलब होता है यहाँ पर ये पत्थर की आपको एक कब्र दिखेगी, कॉफिन दिखेगा। इसी को पुराने समय में कहा जाता था, मतलब आज उसे दर्शाया जाता है। इस पुरानी जो सभ्यता है जिसमें कोई व्यक्ति मरता था तो उसके चारों तरफ ऐसी चट्टानें लगा दी जाती थी। तो आजकल इसको जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो इसको सिस्ट ब्यूरियल कहते हैं। सिस्ट ब्यूरियल, बीच में आप देख रहे होंगे ऐसे कंकाल मिलता है हमें, तो एक तरह की कब्र, कॉफिन, राइट। और ये हैं आपके कप मार्क। तो इस तरह से कप मार्क हमें दिखते हैं और इस तरह से इसको हम कहते हैं, ये मेनहिर शब्द आपको दिख रहा है, तो इसको कहा जाता है मेनहिर। मेनहिर मतलब होता है एक बड़ी सी चट्टान होती है, इसको खड़ा कर दिया जाता है एक स्थल पे, ऐसा स्थल जहां पर हरी भरी घास होती है। जैसे इसको आप जो सम्राट अशोक के जो शिलालेख था उससे भी आप जोड़ सकते हैं, राइट। परंतु एक उदाहरण के लिए मैंने कहा कि सम्राट की जो शिलालेख थी उस तरह का, परंतु वो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से, तो देखिए इस तरह के जब हमें अवशेष मिलते हैं तो ये प्रदर्शित करते हैं पाषाण युग के बारे में, स्टोन एज के बारे में। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, अगर ये आपके उत्तराखंड में दिखेगा, अगर उत्तराखंड के किसी स्थलों में अगर हमें इस तरह के जो साक्ष्य हैं वो दिखाई देते हैं, तो साफ पता चलता है कि उत्तराखंड में पाषाण युग से कोई ना कोई रहता होगा। तो यही चीज हमें मिलती है उत्तराखंड में। जैसे रॉक शेल्टर्स मैंने आपको दिखा दिया अभी। रॉक शेल्टर्स आपके ये हो गए गुफाएं, एक सेकेंड, ये चीजें हो गई रॉक शेल्टर्स आपके भीमबेटका। रॉक पेंटिंग्स, ये आप देखिए इस तरह की कलाकृति। कप मार्क्स, ये आप देखिए ये हैं आपके कप मार्क्स। आगे देखते हैं मैनहिर्स। मैनहिर्स ये देखिए, ये मैंने आपको बताया। और आपका नेक्स्ट है आपका सिस्ट ब्यूरियल। सिस्ट ब्यूरियल आपका ये है। तो पहले तो आपने देखा, राइटर साहब ने आपको बताया कि ये जो साक्ष्य होते हैं इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ये जो संस्कृति जहां पर भी ये पाए जाते हैं वो क्षेत्र कहीं ना कहीं कब से बसा हुआ होगा, पाषाण युग से, यानी कि स्टोन एज से। तो जितना भी हम देखते हैं वो अभी आगे आपको दिखेगा कि हमारे उत्तराखंड में ये दिखेगा आपको, ठीक है। अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो नदियां हैं कुमाऊं की, उसके बारे में कहा गया है कि कुमाऊं की नदियों में भी ऐसे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो दर्शाते हैं कि यहाँ पर काफी संस्कृति आई, बसी और चली गई, विलुप्त हो गई। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें काफी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सांस्कृतिक विरासतें हमें दिखती है, उसका भंडार हमें दिखता है, ठीक है, कुमाऊं की नदियों के पास। अब नदियों के पास ही क्यों? क्योंकि आप जानते हैं पानी के बिना जीवन अधूरा है। आजकल तो आपके पास मोटर्स होती हैं, आप पानी को एक शहर में पंप करा सकते हैं इस तरह से। परंतु उस समय, जिस समय की हम बात कर रहे हैं पाषाण युग की, उस समय तकनीक का आविष्कार नहीं हुआ था। तो लोग क्या करते थे, जहां पानी, पर्याप्त पानी होता था वहीं जाकर बसते थे, राइट। तो इसीलिए ज्यादातर हमें जो संस्कृति दिखाई देती है वो नदियों के करीब दिखती है, और उत्तराखंड में भी हमें यही दिखता है, राइट। आगे देखते हैं। जैसे यहां पर आप देखेंगे कि कुछ जो शोधकर्ता हैं, एक तरह के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनके नाम आपको दिख रहे होंगे। डीपी अग्रवाल, यशोधर मतपाल, एमपी जोशी और बीएम खंडूरी। क्योंकि जितने भी हैं लोग, ये जितने भी व्यक्ति हैं, इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है पूरी रिसर्च में।
जो हम पढ़ने जा रहे हैं, राइट। अब जो भी हमने देखा, जो अभी मैंने साक्ष्य की बात करी थी, इस तरह के साक्ष्य, ये साक्ष्य हमें कहाँ दिखाई देते हैं? ये साक्ष्य हमें दिखते हैं फलसीमा में। फलसीना एक जगह है जो सब अल्मोड़ा जनपद में पड़ती हैं, जितनी भी आ रही हैं। कपखरकट, पेटसाल, फरका नौली, कसार देवी, हथवलगोड़ा, लखू उडियार। लखू उडियार बड़ी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर हमें बिल्कुल जैसे भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर जैसी गुफाएं हैं और गुफाओं के अंदर जो कलाकृतियाँ हैं, वैसा ही हमें लखू उडियार में भी दिखाई देता है। लुएथाप, और ये सारी की सारी क्या है? अल्मोड़ा जनपद। तो एग्जाम वाइज आपने क्या ध्यान देना है? इनके बारे में ध्यान देना है। इनमें आपने क्या करनी है? थोड़ा रिसर्च कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे लखू उडियार कौन से हाईवे में है, कौन से नेशनल हाईवे में पड़ता है, इसके आसपास कोई प्रसिद्ध मंदिर तो नहीं है। तो इस तरह से देखिए आपने अपने लेवल पे रिसर्च करनी है, राइट। आगे देखते हैं। तो ये जो जितनी भी हमें जो पत्थरों पे कलाकृति दिखती है, गुफाओं में कलाकृति दिखती है उत्तराखंड में, ये माना जाता है वो लगभग 1 साल पुरानी, 1 लाख साल पुरानी है, 1 लाख साल पुरानी। इसलिए इसको दर्जा दिया जा रहा है कि ये पाषाण युग से संबंध रखती हैं, यानी कि जो पैलोलिथिक एज है आपका, उससे संबंध रखती हैं। अब जितनी भी हमें पेंटिंग मिली है, चाहे वो लखू उडियार है, चाहे वो ये स्वेथाल है, इस तरह की जितनी भी ये हिस्टोरिक साइट जो उत्तराखंड की है, वहाँ पर हर पेंटिंग में हमें एक चीज़ जरूर दिखी है, जो सबसे ज़्यादा दिखी है मेजोरिटी में, वो दिखी है शिकार करते हुए, यानी कि मानव को दिखाया गया है शिकार करते हुए। ये एक सभी में, मुख्यतः सभी जितनी भी पेंटिंग्स हैं, यानी कि जो पत्थरों में पेंटिंग की गई है, उसमें यही दर्शाया गया है। और जितने भी कैरेक्टर दिखाए गए हैं पेंटिंग में, जो आर्ट हमें दिखती है, वहाँ पर हमें नेचर यानी कि जो प्रकृति है उसी से संबंधित दृश्य दर्शाए गए, जैसे हंटिंग करते हुए, जैसे नदी के पास कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग नृत्य कर रहे हैं, इस तरह से, राइट। आगे हम देखते हैं। तो यहां पर ये माना जा रहा है राइटर साहब के द्वारा, जो ये गुफाएं का जो इस्तेमाल ये लोग किया करते होंगे, वो इसलिए करते होंगे क्योंकि जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उससे बचने के लिए। देखिए उस समय जैसे आपने सुना ही होगा, हिमयुग, आइस एज होता था। आज के हिसाब से जो वातावरण गर्म है उस समय नहीं होता था। तो हो सकता है ये लोग क्या करते होंगे कि गुफाओं में रहते होंगे, और आजकल की जो भागदौड़ है वो भागदौड़ उस समय नहीं होती होगी। तो उस समय क्या करते होंगे लोग, लोगों के पास समय होता था, इसीलिए वो कलाकृतियां ज्यादा करते थे। तो ये बात इसमें बताई है, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे यहां पर आप देखेंगे जो आपका रॉक शेल्टर है, ठीक है, लखू उडियार का, ये कहां पर पड़ता है? अल्मोड़ा पिथौरागढ़ रोड पे। जो अल्मोड़ा से जो रोड जाती है आपकी पिथौरागढ़ को, तो उसके बीच में आपका पड़ता है लखू उडियार। और लखू उडियार आपके किस जनपद के अंतर्गत आता है? अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत। और इसको जो लखू उडियार है उसको रिचेस्ट रॉक शेल्टर ऑफ द रीजन माना गया है। मतलब उत्तराखंड में जितनी भी ऐसी गुफाएं हमें मिलती हैं, जैसे लुएथाप में भी मिलता है, परंतु लखू उडियार इन सभी जो स्थल हैं उन सब से काफी प्रचलित है। क्यों प्रचलित है, क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा हमें अवशेष दिखाई देते हैं, सबसे ज्यादा हमें कलाकृति दिखती रहती है। इसीलिए लखू उडियार आपके लिए, एग्जाम के लिए भी आपके ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, काफी क्वेश्चन उससे पूछे जा सकते हैं। तो डी शर्मा साहब इसमें कहते हैं कि यहां पर जो पेंटिंग दर्शाई जाती है वो ओल्ड टू न्यू स्टोन एज की दर्शाई जाती है। जैसे पूरा पाषाण होता है, मध्य पाषाण होता है, नव पाषाण होता है। अक्सर ये क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पूरे के पूरे जो पाषाण युग है, यानी कि जो पैलोलिथिक एज है, जो लिथिक एज है, लिथिक मतलब होता है चट्टान। देखिए उस समय के लोग, धातु का आविष्कार नहीं हुआ था, तो अपने चाहे वो हथियार हैं, चाहे औजार हैं, चाहे बर्तन हैं, वो ज्यादातर चट्टानों का इस्तेमाल करते थे। इसीलिए उस युग को चट्टानों में विभाजित किया था। मुख्यतः 3 विभाजन थे। पैलियोलिथिक, एक बार यहां देख लेते हैं, पैलियोलिथिक, दूसरा था मेसोलिथिक और तीसरा था न्यूलिथिक। पैलियोलिथिक का जो समयकाल माना जाता है वो अलग अलग बुक अलग अलग बात करती है। तो इसमें जो
जो प्रसिद्ध है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पैलियोलिथिक माना जाता था 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व हर वर्ष में लगाना है आपने। 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, फ्रॉम 5 लाख टू 10,000 BCE। मीजोलिथिक के लिए माना जाता है 10,000 से 6,000, और न्यूलिथिक के लिए माना जाता है 6,000 से लगभग 2,000। तो यानी कि जो पूरा का पूरा जो लिथिक युग है, जो पाषाण युग है, ये आपका 5 लाख ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व तक चलता है। तो यहाँ पर जो हमारे डी शर्मा साहब हैं वो बता रहे हैं, यहाँ जो कलाकृति हमें दिखाई देती है लखू उडियार में, वो हमें दिखाई देती है लगभग माना जा सकता है 5 लाख से 2,000 ईसा पूर्व के मध्य। तो आप समझ सकते हैं कि जो उत्तराखंड आज जहाँ बसा हुआ है उसकी जो संस्कृति है वो कितनी पुरानी है, राइट। आगे देखते हैं। तो यहां पर बता रखा है कि कुछ जो रंग है वो हमें दिखाई देते हैं। रंग कितने हैं? गेहुआ है, लाल है, काला है। इस तरह के जो कलर हैं उसका इस्तेमाल करके कलाकृति बनाई गई है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये गेरू कलर आप दिख रहा होगा। तो इस तरह से गेरू कलर मतलब ओखरे कलर, राइट। तो ये एग्जाम वाइज भी याद रखिएगा, 3 कलरों को याद रखिएगा, ओखरे, रेड और ब्लैक। ये कलर का इस्तेमाल किया गया है। आगे देखते हैं। तो यहां पर जो हमारे डी शर्मा साहब हैं वो आगे और बताते हैं कि वो कहते हैं कि लखू उडियार के अलावा भी काफी ज्यादा हमारे पास जो गुफाएं हैं, जो रॉक शेल्टर्स हैं, वो दिखाई देते हैं, राइट। जैसे कहां पर? कफरकोट में दिखाई देता है, पेटसाल में दिखाई देता है, फरकानौली में दिखाई देता है, फलसीमा में दिखाई देता है, कसार देवी में दिखाई देता है, हटफल घोड़ा में दिखाई देता है, लुएथाप जो सारे के सारे का अल्मोड़ा जनपद में है, गोरखियार उडियार ये आपका डुंगरी विलेज में है, ठीक है। तो जैसे कि ये जितने भी स्थल हैं, जितने भी साइट हैं, ऑलरेडी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर जो हिस्टोरियन है, जो इतिहासकार हैं, वो आपको बता रहे हैं जैसे लखू उडियार के अलावा भी ये जो गुफाएं हैं जिसमें कलाकृतियां हैं, रॉक शेल्टर्स हैं, वो हमें इन सब स्थलों में दिखाई देते हैं, राइट। आगे देखते हैं। एक है किम्मी। अब ये सबसे पहले देखेंगे किम्मी जो आपका जो गांव है, ये आपका पड़ता है बहुत खूबसूरत जनपद जिसका नाम है उत्तरकाशी जनपद में ये किम्मी गांव पड़ता है। ये बात अपने एग्जाम में याद रखें। तो जो किम्मी है, किम्मी में हमें क्या दिखता है? वहां पर एक दीवारें दिखती हैं जिसमें हमें एक कलाकृतियां दिखती हैं। जैसे वहां पर जानवरों की जिंदगी से संबंधित हमें कुछ चित्र दिखते हैं, राइट। तो यहां पर कहां दिखता है हमें? किम्मी में। किम्मी कहां है आपका? उत्तरकाशी जनपद में। अब हमें कुछ शैल चित्र दिखते हैं, ठीक है, जो इंसान की जिंदगी के बारे में बता रहे हैं और जानवरों की भी जिंदगी के बारे में बता रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब है, आपने ये याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि जो कलाकृतियां दिखती हैं गुफाओं में, चट्टानों में, क्या इसमें केवल मानव दिखाए जाते हैं? मानव से संबंधित ही कलाकृति की गई थी? तो इसका उत्तर है नहीं। इसमें मानव के अलावा जो जानवर है और जो रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे छिपकली, सांप, इस तरह की भी कलाकृति हमें दिखती है, राइट। अब यहाँ पर जो राइटर साहब हैं वो बता रहे हैं कि अब जैसे इतनी पुरानी धरोहर है, परंतु इस धरोहर का सरकार द्वारा कोई भी संरक्षित करने का जो प्रयास है वो नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी आलोचना भी की जा रही है राइटर के द्वारा सरकार के विरुद्ध। हालांकि वो एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, पर बुक में है तो मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या बात उठाई जा रही है। तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो गई है कि जो हिमालय राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड है, अभी हम उत्तराखंड की बात करेंगे, वहां पर जो लोग, जो मानव सभ्यता बसी, वो पाषाण युग से ही बस गई। चाहे उसे मैं अभी मानव कहना ठीक नहीं होगा, उसे हम आदि मानव कह सकते हैं, राइट। अब यहां पर देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे एक हमें साक्ष्य मिलता है कहाँ? लखू उडियार पे। वहां पर हमें दिखता है कि एक पिक्चर दिखती है जिसमें ग्रुप डांसिंग करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि वहां पर की जो समाज होगा वो अब बैंड सोसाइटी हो गया होगा। अब ये बैंड सोसाइटी क्या होता है? बैंड सोसाइटी मतलब जैसे आजकल की सोसाइटी का तो आकार बढ़ गया है, परंतु उसमें जो सोसाइटी होती थी वो छोटी होती थी। मतलब वहां पर लोग
मुश्किल से मान लें 20 लोग एक साथ रह रहे हैं इस तरह से, यानी कि कहीं ना कहीं एक तरह की बैंड सोसाइटी बन गई थी। सोसाइटी का, जैसे आजकल की सोसाइटी है, उसका छोटा रूप। तो यहां से ये पता चल रहा है कि उस समय लोग सोसाइटी में रहने लग गए थे, यानी कि कहीं ना कहीं वो जान गए थे कि एक साथ रहना बहुत जरूरी है। तो आगे देखते हैं, जो ये जो डॉक्टर डीपी अग्रवाल हैं, इन्होंने एक चीज नोट करी है। जो एक्सपर्ट हैं कार्बन डेटिंग में, ठीक है, वो बता सकते हैं कि भैया ये कितना पुराना है, कितने वर्ष पुराना है। द टर्म रॉक आर्ट हैज बीन यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ आर्टिस्टिक एक्टिविटीज फाउंड इन रॉक, यानी कि जो हम रॉक आर्ट का नाम ले रहे हैं, जो शैल चित्र होता है, जो जितनी भी किताबें उत्तराखंड में लिखी गई हैं इतिहासकारों द्वारा, उसमें रॉक आर्ट का ही इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो कैसी भी गुफा हो। अब देखिए, कहने का क्या मतलब है, देखिए लेख जो होता है, अगर उसे ध्यान से समझा जाए, जो हम ये पेंटिंग की बात कर रहे हैं, पेंटिंग उस समय दो तरह से बनाई जाती थी। एक खुरच कर मतलब आपने कोई शार्प ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसको खोद के बिल्कुल चट्टान को घिस घिस के आप बना रहे हैं, और एक होता है जिसमें आप रंगों का इस्तेमाल करते हैं। परंतु यहाँ पर जो हमारे इतिहासकार साहब हैं, जिनका नाम है डीपी अग्रवाल, वो कह रहे हैं कि इन सब श्रेणियों को एक ही में डाल दिया गया है, वो है रॉक आर्ट बोला गया है उसको, ठीक है। तो यानी कि आप जब उत्तराखंड जाते हैं, आप किसी इतिहासकार की बुक पढ़ते हैं पुरानी, तो वहां पर सब जगह रॉक आर्ट्स लिखा होगा, फिर आपको वहां जाके खुद रिसर्च करनी होगी कि इसमें जो पेंटिंग है वो किस तरह की है, राइट। आगे देखते हैं। अब देखें, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो खुरच के बनाया जाता है उसे हम कहते हैं पेट्रोगिल्फ, यानी कि किसी नोकीली चीज से खरोच के बनाना। और एक होता है पिक्टोग्राफ मतलब जहां पर हम रंगों का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर पेंटिंग होती है। तो पिक्टोग्राफ आपको पता होना चाहिए, रंगों का इस्तेमाल करके पेंटिंग की जाती है चट्टानों में। और जो पेट्रोगिल्फ होता है, पेट्रोगिल्फ का मतलब है खुरचना, तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो ये है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको। आगे बढ़ते हैं। अब ये है कि ये जो लोग, जैसे लखोडियार है, लोईथाप है, यहाँ पर हमें दिख रहा है उत्तराखंड में काफ़ी लोग जो गुफाएं हैं, गुफाओं के अंदर जो ये कलाकृतियां बना रहे हैं, चाहे वो पिक्टोग्राफ है, चाहे पेट्रोगिल्फ है, वो क्यों बना रहे हैं, क्या इसके पीछे मुख्य उद्देश्य होता था, वो आज भी एक विडंबना है, पहेली है, ठीक है, यानी कि एनिग्मा है, ठीक है। इसकी अभी भी हमें एक सटीक आंसर हमें नहीं मिलता है। ज़्यादातर ये माना जाता है कि उस समय के लोगों की ज़िंदगी उतनी भागदौड़ वाली नहीं थी, इसीलिए वो लोग क्या करते थे, इस तरह का मनोरंजन करते थे, राइट। अब कुछ लोग कहते हैं इसको कि ये इनका एक धार्मिक गतिविधियां थी, रिलीजियस एक्टिविटीज थी, और कुछ कहते हैं कि ये जो मैंस ऑफ एस्थेटिक सेंस के थे। एस्थेटिक सेंस मतलब होता है कि कहीं ना कहीं ये जो आसपास का जो वातावरण है, जैसे पशु पक्षी हैं, उसको देख के ये लोग एनालाइज करते थे, चीज़ों को सीखते थे और उसको दर्शाते थे। जैसे हमारे छोटे बच्चे होते हैं, राइट, घरों में, तो वो क्या करते हैं, देखिएगा, वो कभी भी सबसे पहले पेंटिंग ही करना जानते हैं, क्योंकि उनका जो माइंड ग्रेस्प करता है उसको लिखने लग जाते हैं, राइट। तो उस समय के लोगों का बुद्धि का विकास उस लेवल का तो होता नहीं था, देखा जाए तो, अगर आज से तुलना की जाए, वैज्ञानिक दिमाग तो होता नहीं था। तो मानते हैं कि मे बी उसमें ये रीजन हो, परंतु कुछ भी कारण हो, वो आज भी एक पहेली है। तो आगे देखते हैं। तो जो एक उदाहरण है ऑफ दिस रॉक पेंटिंग इंक्लूड्स बोथ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन, यानी कि जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये हमेशा याद रखिएगा कि जो पेंटिंग बनाई जाती थी वो केवल मानव की नहीं बनाई जाती थी, मानव के अलावा वो जानवरों की भी, पक्षियों की भी होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन एंड से जो मानव को दर्शाते थे वो कुछ इस तरह से दर्शाते थे, ये उनकी कलाकृति होती थी मानव को दर्शाने की, ठीक है। ऐसे कुछ लाइन्स का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे वो अपनी पेंटिंग्स में कुछ जो सामाजिक जीवन होता था उस समय का, जो प्रिमिटिव मैन मतलब जो आदि मानव होता था उस समय, पुराना आदमी यानी कि आदि मानव होता था, उसका जो सामाजिक जीवन होता था वो भी दर्शाया जाता था। अर्थात एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जैसे कुछ लोग डांस करते हुए दिखेंगे, आपको शिकार करते हुए दिखेंगे एक साथ, तो उस समय क्या है कि ये एक सामाजिक जीवन होता था। आज अगर मैं आपको कहूँगा आज का सामाजिक जीवन क्या होगा, तो आप ऐसी पेंटिंग नहीं करेंगे जिसमें आप ये दिखाएंगे कि बहुत सारे लोग जो टाइगर है उसकी हंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये एक अपराध है आज के हिसाब से, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से। तो आज की तुलना मैंने इसलिए करी कि आपको पता होना चाहिए कि आज का जो सामाजिक जीवन है वो उस समय का सामाजिक जीवन से अलग था। उस समय हंटिंग को ज्यादा महत्व दिया जाता था, क्योंकि आदमी
खेती करना नहीं जानता था, राइट। अब यहां पर हम देखेंगे, यहां पर ये बात बताई जा रही है आपको कि उस समय का जो युग था, जिस समय की हम बात कर रहे हैं पाषाण युग की, उस समय किसी भी चीज की कमी नहीं थी। अगर शेर थे तो उनके खाने के लिए पर्याप्त हिरण भी थे, और अगर पर्याप्त हिरण थे तो उनके लिए पर्याप्त घास थी। तो इस तरह से सब कुछ पर्याप्त था। तो ये बात यहां पर बताई गई है। आगे देखते हैं, यहां पर ये बता रखा है, आमतौर पे ये देखा गया जितनी भी पेंटेड रॉक शेल्टर्स हैं कुमाऊं के, जितने भी वो गुफाएं हैं, वो ज्यादातर सेमी ओपन है, मतलब वो पूरी तरह से बंद कहीं से नहीं है। जैसे ये मान लीजिए ये गुफा है, ये तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये ओपन होगी, यहाँ पर ये वाला हिस्सा इसका ओपन होगा, तो सेमी ओपन थी। ये एक विशेषता दिखती है कि कुमाऊं क्षेत्र में जितने भी हमें रॉक शेल्टर्स दिखते हैं, वो उसमें एक विशेषता समान है, वो है सेमी ओपन, वो खुले हुए थे। बट द पेंटिंग इनग्रेव्ड और ड्रॉन हियर आर बेटर क्लास एंड मोर वेरिड, यानी कि परंतु जो यहाँ पर कलाकृतियां हमें दिखती है वो अलग अलग दिखती है। ऐसा नहीं है कि लखू डियार की जो पेंटिंग है उसी की रेप्लिका आपको लोए थाप का जो गुफाएं हैं वहां दिखेगी, यानी कि कलाकृतियों में काफी भिन्नताएं थी, वेरिएशंस थे, परंतु जो गुफाएं हैं वो एक सी थी। फॉर द प्रिमिटिव मैन डिड नॉट हैव अ लेबर मच, तो ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो आदि मानव थे उनके पास इतना, आज के हिसाब से, जिस हिसाब से आप मानव के जो जीवन है उसको 12-12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, उस समय आदमी के पास इतना तो होता नहीं था। तो क्योंकि वह हंटर और गैदरिंग में था, यानी कि वो हंटिंग करता था और कहीं ना कहीं इकट्ठा कर लेता था अपना खाने पीने का इंतजाम, क्योंकि उस समय काफ़ी ठंड होती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, उस समय जैसे आजकल के हिसाब से गर्मी है, उस समय ऐसी नहीं थी, तो उनको गुफाओं में रहना पड़ता था बहुत समय तक। तो पर्याप्त भोजन उनके पास हुआ करता था, तो वो लोग क्या करते थे, उनके पास समय बहुत होता था और वो पेंटिंग करते थे, ये माना जाता है, राइट। आगे देखते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे जो डी शर्मा साहब हैं, ठीक है, डी शर्मा कहते हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या ढूंढा है कि वो एक बात से सभी लोग साथ में सहमत हैं, जितने भी शोधकर्ता हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो एक बात से सहमत हैं कि यहाँ पर हमें 2 साक्ष्य मिलते हैं न्यूलिथिक एज के। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, सबसे पुराना पैलोलिथिक जो 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, फिर मीजोलिथिक जो 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व, फिर न्यूलिथिक जो 6,000 से 2,000 ईसा पूर्व। तो सभी जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ये मानते हैं यहाँ पर हमें न्यूलिथिक से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं, जिनका जो संख्या ये बताते हैं वो 2 है। तो उत्तराखंड में आपको, खासकर कुमाऊं क्षेत्र में आपको 2 साक्ष्य मिलते हैं न्यूलिथिक के, राइट। अब यहां पर ये न्यूलिथिक को कैसे पहचाना इन्होंने, क्योंकि न्यूलिथिक, देखिए ऐसा है, इंसान जितना बढ़ता रहा आगे, जितना समय बीतता रहा, वो उतना समझदार होता रहा और उतना वो संस्कृति को लाता रहा। उदाहरण, जैसे कि हमें पत्थरों के औजार मिले, उनमें हमने देखा जो पहले के पैलोलिथिक के समय के जो औजार थे वो काफ़ी मोटे थे, बड़े थे। फिर वो जब आगे समय बढ़ता रहा, मीजोलिथिक आया, न्यूलिथिक आया, तो उनका आकार छोटा हो गया और वो ज़्यादा घातक हो गए, क्योंकि ज़्यादा तीखे हो गए, ज़्यादा शार्प हो गए। वैसे ही एक संस्कृति दिखती थी कि लोगों को दफनाया जाता था, तो उनके आसपास जो बर्तन होते थे उस समय, वो जो भी बर्तन इस्तेमाल करते थे, उन बर्तनों को भी दिखाया जाता है। यानी कि न्यूलिथिक में ये विशेषता को जोड़ा गया है कि वो लोग कहीं ना कहीं एक धारणा को मानने लगे थे कि मरने के बाद भी जीवन होता है। इसीलिए जो मरता था, हो सकता है वो अपने जीवन में किसी वस्तुओं को पसंद करता हो, तो वो वस्तुएं भी उसके साथ दफना दी जाती थी, राइट। तो इसीलिए जब खुदाई होती है, एक्सकेवेशन होता है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, तो जब उन्हें कोई स्केलेटन मिलता है तो उसमें उनको बर्तन भी मिलते हैं। तो वहां पर इस तरह के साक्ष्यों को हम न्यूलिथिक से जोड़ते हैं, क्योंकि ऐसी धारणा न्यूलिथिक युग में आई थी। तो इसीलिए उत्तराखंड को न्यूलिथिक से जोड़ा गया है कि उत्तराखंड में न्यूलिथिक संस्कृति भी जीवित थी उस समय। ये सभी आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं, ये बात बताई गई है। आगे देखते हैं, तो यहां पर हम देखेंगे कि और भी इसमें जैसे दिखता है, कॉन्सेप्ट ऑफ फर्टिलिटी हमें दिखता है, मेगालिथिक ब्यूरियल्स दिखता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ फर्टिलिटी मतलब यहाँ पर कुछ हमें कलाकृति ऐसी दिखती है जो सेक्सुअली होती है,
ठीक है, यानी कि फर्टिलिटी की बात वो करते थे। कुछ हमें दिखता है मेगालिथिक ब्यूरियल। मेगालिथिक का मतलब होता है जहां पर बड़े बड़े पत्थरों की बात की जाती है, जैसे किसी की मृत्यु हो गई तो उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे, काफी बड़े आकार के। तो ये भी हमें संस्कृति दिखती है, ठीक है। तो ये सब के सब हमें कहाँ दिखती है? उत्तराखंड में। और हमें दिखता है कि किस तरह से, मैंने ये ऑलरेडी बता दिया आपको, स्केलेटल रिमेन्स अलोंग विद द पॉटरी ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। दिस पीपल डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कंकाल मिले हैं, पूरे कंकाल मिले इंसान के, यानी कि वो इंसान को काटते नहीं थे, पूरे कंकाल मिल रहे हैं, तो मतलब उसे दफनाते थे और उसके साथ उसकी जो भी बर्तन होते थे, पॉटरीज होती थी, उसको साथ में दफना देते थे। और इससे ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं वो लोग, आज का जो सिद्धांत है, लोग आत्मा की बात करते हैं कि जो इंसान का शरीर होता है वो खत्म हो जाता है, आत्मा खत्म नहीं होती है, यानी कि देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ। तो ये कॉन्सेप्ट उस समय भी माना जाता था। तो ये बात बताई जा रही है। आगे देखते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे और भी चीजें मिली हैं, जैसे ऑर्नामेंटेड पॉट्स, यानी कि जो पॉटरीज होती हैं उसमें हमें कुछ आभूषण भी दिखते हैं, इस तरह का हमें दिखता है सब कुछ, ठीक है। और जो पॉटरी, जितने भी हमें बर्तन दिखते हैं वो पहिए से बनाए गए हैं। जो व्हील बेस होता था ना, जैसे आज भी कुम्हार जो होता है बर्तन बनाता है पहिए से बनाता है, जो गांव में होता है, तो वैसा हमें दिखता है, क्योंकि पहिए भी हमें दिखते हैं। और ज्यादातर जो ये बर्तन दिखे हैं वो लाल और जो ग्रे कलर होता है, रेड एंड ग्रे कलर, उसमें हमें दिखता है। और ये जो विलेज मलारी है, जो आप जानते ही हैं, ये आपके चमोली में है और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। विलेज मलारी के बारे में हमेशा याद रखिएगा कि ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो आपके चमोली जनपद पे है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जो एक बॉर्डर एरिया पे है, तिब्बत वाले बॉर्डर एरिया पे है। इसमें देखिए जो हिस्टोरियन है शिव प्रसाद दबराल और जो दूसरे हैं यशोधर मथाल, यहां पर कहते हैं कि इनको एक ह्यूमन स्केलेटल मिला है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कंप्लीट। इसके जो पांव हैं वो मुड़े हुए हैं, ठीक है। और यहां पर हमें कहीं ना कहीं घोड़ों के भी कुछ अवशेष मिलते हैं, यानी कि हो सकता है कि यहाँ के लोग घोड़ों से भी वाकिफ हों। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है, कहाँ? विलेज मलारी। और विलेज मलारी के बारे में आपने याद रखना है, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और जो चमोली जनपद में पड़ती है। तो ये कुछ आपने देखा होगा, ये हमने कुछ बेसिक डेटा देखा है, क्योंकि जितना हमारा अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता है, जितनी हमें समझ होती है, उतनी हिस्ट्री हमारी आसान लगती है, राइट। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये गोयला क्लासेस का कुछ रिजल्ट है, देखिए। और ये महक स्वामी मैम है, जो पहले HCS के द्वारा SDM बनी, अब वो UPSC के द्वारा उन्होंने IPS में नियुक्ति प्राप्त कर ली है, राइट। तो ये गोयला क्लासेस से हमेशा संपर्क में रही, टेस्ट सीरीज लगाई, कोचिंग करती रही। तो आज देख सकते हैं रिजल्ट क्या है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा लिंक है, URL है, जिसमें आपने लॉगिन करना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। अब प्रश्न है कि ये जो आपको कोर्स दिया जा रहा है, जैसे उत्तराखंड के आप जानते ही हैं कि 19 सितंबर लास्ट डेट है, तो आपने फटाफट फॉर्म भर लेना है। तो यहाँ पर गोयला क्लासेस की तरफ से आपको क्या ऑफर किया जा रहा है, इसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, हिंदी इंग्लिश मीडियम होगा, राइट। और उत्तराखंड की जो जीके है उसको पूरी तरह से कवर किया जाएगा, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि लेवल किस तरह का आपको दिया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेशन, आपने क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से गोयला क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है, राइट। यहां पर देखिएगा कि आपको जो मात्र 4,999 में ये कोर्स ऑफर किया जा रहा है, जिसमें आपको प्रीमियम लेक्चर्स मिलेंगे प्लस आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे। ये कोर्स वैसे 9,999 का है, परंतु इसमें 50% डिस्काउंट चल रहा है, इसलिए ये मात्र आपको कितना पड़ेगा, 4,999। ये बात आपने याद रखनी है। और ये आप देख सकते हैं कुछ और रिजल्ट है हमारे, राइट। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं SDM DSP। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं आपकी भी फोटो, हम चाहते हैं कि आपकी फोटो भी यहाँ पर आए, जब आप सोचेंगे तभी आएगी, राइट। तो यहीं से मैं ये लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। अगर पसंद आए तो कमेंट करिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा, राइट। जय हिंद।